वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी दोस्तों के सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसको आप लोग एसएससी 10+2 के नाम से भी जानते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। और आज हम इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताएंगे कि इसका आवेदन कैसे करें, इसके लिए क्या योग्यता है, मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, परीक्षा शुल्क क्या है, इसका एग्जाम सेंटर क्या होगा, A to Z इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, यही जो आज आपका एग्जामिनेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एसएससी, क्या बोलते हैं, एसएससी +2 लेवल के नाम से भी आप इसी को जानते हैं, ठीक ना। देखिए, अगर हम इसके बारे में सबसे पहले आपसे बात करें कि सर इसका आवेदन करने का तिथि जो है वो कब से प्रारंभ है, तो इसका आवेदन जो प्रारंभ है वो है 27/9/2023 से। और आपका जो आवेदन होगा वो आवेदन कैसे होगा, तो ये ऑनलाइन होगा। याद रखना आपका कि 27 तारीख से 27 इसी महीना में 2-3 दिन के बाद और से 27 तारीख के सर आपका क्या हो जाएगा, जो है ये आपका एग्जाम का जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और ये भी फॉर्म कैसे भराएगा, तो ऑनलाइन के माध्यम से। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है, तो वो है सर आपको 11 नवंबर। कब है, 11 नवंबर, 11/11/2023, 11 नवंबर तक जो आपका क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा, ठीक ना। इसके बाद में अगर सर इसके लिए हम योग्यता की बात करें, इसकी बात करें योग्यता, जिसको आप लोग क्वालिफिकेशन बोलते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है ना +2 होना चाहिए आपका। अब ये +2 या तो आप कॉमर्स से हैं, या तो आप जो है आर्ट्स पेपर से हैं, या तो आप साइंस से हैं, या फिर किसी भी इक्विवेलेंट डिग्री से है। अब कोई बच्चा के में क्वेश्चन आएगा कि सर इक्विवेलेंट डिग्री का मतलब क्या होता है। आप +2 इंटर के लेवल का अगर कोई भी इक्विवेलेंट बराबर का डिग्री के, जैसे क्या मान लीजिए आप जो है डिप्लोमा किए हैं, अरे भैया आपको मालूम है ना कि डिप्लोमा जो है वो किसके बराबर होता है, +2 के बराबर होता है। अब डिप्लोमा में चाहे आप जो है मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक किए हैं, या पैरामेडिकल किए हैं, या आप आईटीआई किए हैं, तो आप सारे के सारे बच्चे जो हैं वो +2 के डिग्री के बराबर होता है। तो जितना भी +2 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे इसके बाद में आप जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे जो है +2 के इक्विवेलेंट है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे कि जितने भी इक्विवेलेंट डिग्री वाले बच्चे होते हैं वे सारे के सारे बच्चे इस एसएससी +2 लेवल का फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सर अगर इसके लिए हम मिनिमम एज का बात करें कि सर कितना एज का व्यक्ति जो है इस एसएससी 10+2 एग्जाम को भर सकता है, तो उसके लिए मिनिमम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए। अगर 18 साल से आपका एक दिन भी कम पूर रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और ये जो डेट है ये कब तक आपका 18 साल पूर्ण जाना चाहिए, तो ये 1/8/2023 तक, मतलब सर जी मतलब अगस्त महीने के पहले दिन तक, पहले तारीख तक में अगर आपका 18 साल पूर्ण जाता है। अब मान लीजिए, जैसे इसका मतलब क्या होता है, किसी बच्चा का मान लीजिए कि सर 2 अगस्त को, क्या बोले, 2 अगस्त 2023 को जो है उसका 18 महीना पूर्ण रहा है, तो वो बच्चा एक दिन के लिए जो है इस फॉर्म को भरने से छूट जाएगा। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ, जब से आप जन्म लिए, जब से आपका सर्टिफिकेट डेट है, तब से आप जोड़ना शुरू कीजिए। और 1 अगस्त तक में 2023 के 1 अगस्त तक में अगर आप 18 साल के पूर्ण जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अगर आप 2 अगस्त को भी 18 साल के पूरेंगे तो आप एक दिन के लिए इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। समझ में आ गया जो इसका इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे सर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि सर इसका परीक्षा शुल्क क्या है। तो देखिए, अगर इसका हम परीक्षा शुल्क का बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए इसका परीक्षा शुल्क कितना, 540 रुपया। और अगर हम एससी और एसटी बिहार के अस्थायी निवासी का बात करें, किसका बात करें, जो बिहार का अस्थायी निवासी होगा, बिहार का मूल निवासी होगा, और अगर वो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा तो उसका जो फॉर्म होगा वो कितना होगा, वो होगा 135 रुपया। कितना होगा, वो होगा 135 रुपया। और अगर हम सभी वर्ग की बात करें, जितने भी वर्ग हैं, और अगर वो सभी वर्ग में दिव्यांग है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर कोई जनरल भी है, अगर कोई ओबीसी भी है, अगर कोई एससी एसटी भी है, और अगर वो दिव्यांग कैटेगरी से आता है ना क्या, और अगर वो अनुसूचित जाति या जनजाति हो, क्या बोलेंगे, याद रखिएगा। तो आपको यहां से क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है, सभी वर्ग का दिव्यांग हो, और अगर वो अनुसूचित जाति या क्या हो, जनजाति से आता हो, तो उसका जो फॉर्म भरने में लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 135 रुपया। कितना लगेगा, 135 रुपया। और सभी महिला वर्ग के लिए, ऑल कास्ट का, चाहे वो सर जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, सभी कास्ट का जितना भी महिला है उस महिला का, लेकिन वो कहां का होना चाहिए, बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। अगर बिहार की अस्थायी निवासी में महिला हो, चाहे वो एससी एसटी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, तो उसको फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, तो मात्र और मात्र 135 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 135 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। अब सर हम इसके बारे में बात करते हैं कि सर इसके लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, अगर हम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का बात करें कि सर मैक्सिमम एज क्या, क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम एज, कि किस एज तक जो है सर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, अगर मैक्सिमम एज में आप अनारक्षित वर्ग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं,
अगर आप अनारक्षित वर्ग की बात करते हैं तो अगर इसमें कोई पुरुष वर्ग है तो वो 37 साल तक की उम्र तक जो इस फॉर्म को भर सकता है, और अगर कोई महिला है तो वो 40 साल तक की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन अगर कोई SC ST कैटेगरी से है, अगर उसमें महिला है, तो याद रखना भैया, हम आपको क्या बोल रहे हैं फिर समझिएगा, अगर कोई SC ST कैटेगरी से है, ये अधिकतम सीमा की बात करते हैं, अगर ये महिला है तो वो कितना वर्ष तक में, 42 वर्ष तक में फॉर्म भर सकता है, और अगर वो पुरुष भी है तो पुरुष भी कितना वर्ष तक, तो 42 वर्ष तक जो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब SC ST में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अधिकतम 42 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकता है। और अगर OBC या EBC कैटेगरी की बात करें तो इसमें सर कितना होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अधिकतम वो 40 वर्ष तक क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है ना। चलिए अब हम सर इसके बारे में बात करते हैं कि सर इसके लिए सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस में 4 चीज के बारे में डिस्कस किया गया। एक तो जीके के बारे में बताया गया, दूसरा जीएस के बारे में, तीसरा मैथ्स के बारे में, और चौथा रीजनिंग के बारे में। अब सर आप जीके के बारे में बोलेंगे, जीके का मतलब क्या होता है, जनरल नॉलेज। और अगर जनरल नॉलेज में बात करते हैं तो सर यहाँ पर आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में, किसके बारे में, आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या बोलेंगे सर, आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा। और आपको किससे क्वेश्चन होगा, तो आप बोलेंगे सर आपको पॉलिटी से क्वेश्चन होगा। और आपको किससे क्वेश्चन होगा, तो आप बोलेंगे सर हमको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होगा। किससे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। और यहीं पर आपको क्या आएगा, तो यहीं पर आपको करंट अफेयर्स आएगा। क्या आएगा, करंट अफेयर्स। और यहीं पर आपको क्या आएगा, तो एस्थेटिक्स आएगा। क्या आएगा, एस्थेटिक्स वाला क्वेश्चन आएगा। कोई दिक्कत है। और अगर सर हम यहीं पर आपसे किसके बारे में बात करें, अगर हम आपसे जीएस, चलिए तो एक बार हम यहां से फिर से डिस्कस करते हैं। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस में सर आपको क्या क्या पूछेगा, तो आपको जीके पूछेगा। जीके में क्या क्या रहेगा, तो आपको हिस्ट्री रहेगा, आपको ज्योग्राफी रहेगा, आपको पॉलिटिकल साइंस रहेगा, आपको इकोनॉमिक्स रहेगा, आपको करंट अफेयर्स रहेगा, और आपको क्या रहेगा, एस्थेटिक्स वाला क्वेश्चन, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, समसामयिकी बोलते हैं। ये करंट अफेयर्स हो गया, तो यहां से आपको क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और अगर आप जीएस की बात करते हैं तो जीएस में आपको 3 बहुत बड़ा पोर्शन रहेगा, जिसमें सर आपको क्या रहेगा, तो आपको फिजिक्स रहेगा, और क्या रहेगा, तो आपको केमिस्ट्री रहेगा, और क्या रहेगा, तो आपको बायोलॉजी। ये 3 मेजर पोर्शन से यहां से क्या होगा, आपसे क्वेश्चन रहेगा। और मैथ में जो आपका जनरल टॉपिक है वो वाला आपका रहेगा, और रीजनिंग में भी जो जनरल, जो आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक जो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका सिलेबस। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर क्या बतलाइए, यहाँ पर जो इंग्लिश नहीं रहेगा क्या, तो हम बोलेंगे भैया कि बिल्कुल इसमें इंग्लिश नहीं है। फिर किसी बच्चे का दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्या यहाँ पर हिंदी नहीं रहेगा क्या, हम बोलेंगे भैया बिल्कुल यहाँ पर क्या हिंदी नहीं है। इसका मतलब इसका जो पहला पेपर है, याद रखिएगा, हम आपका सिर्फ पीटी के सिलेबस के बारे में बोल रहे हैं, तो इसमें ना तो इंग्लिश रहेगा और ना तो सर क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब सर हम इसके बारे में क्या बात करते हैं, तो अब हम आपके बारे में बात करते हैं कि सर इसका नेचर क्या रहने वाला है, इस एग्जाम का स्वरूप क्या रहने वाला है, इसका परीक्षा का प्रकृति क्या रहने वाला है। तो इसका जो परीक्षा का प्रकृति रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा सर एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। अब देखिए आयोग का क्या कहना, आयोग का कहना है कि अगर इस एग्जाम में अगर 40,000 से अधिक विद्यार्थी का क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा, तो 40,000 से अधिकतर विद्यार्थी के फॉर्म भरे जाने पर ये जो एग्जाम होगा वो एग्जाम क्या होगा, एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा। क्या बोलेंगे, मोर देन 1 शिफ्ट। क्या बोलेंगे, मोर देन 1 शिफ्ट। क्या बोलेंगे, मोर देन 1 शिफ्ट। मतलब एक से ज्यादा शिफ्ट में क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म भरे, जो कि होना ही होना है, मिनिमम कम से कम सर 15 लाख से ऊपर बच्चा इस एग्जाम के फॉर्म को भरेगा। यहाँ पर आप 40,000 की बात करते हैं, इसका मतलब यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि सर ये बात तो 100% तय है कि ये जो एग्जाम होगा ये एक पाली में नहीं अनेक पाली में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सर इसका महीना, इसका एग्जाम कम से कम जो है सर 15 से 20 दिन में होगा। मतलब एक से ज्यादा दिन में इसका एग्जाम होगा, 15 से 20 शिफ्ट में इसका एग्जाम होगा। अब ये बात भी क्यों सर, ये बात इसीलिए होगा सर क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या, ये बिहार एसएससी है। इसका मतलब इस एग्जाम का लोकेशन भी कहां पर होने वाला है, बिहार में होने वाला है। और जब बिहार में होगा और जब इतना ज्यादा विद्यार्थी इस एग्जाम को फॉर्म भरेगा तो सर वो एक शिफ्ट में कभी भी एग्जाम को लेना पॉसिबल है नहीं। इसीलिए ये क्या होगा, एक से ज्यादा। जैसा कि एग्जाम में कहा गया कि अगर 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस एग्जाम के लिए फॉर्म को फिल करता है तो ये एग्जाम मोर देन 1 शिफ्ट में होगा। और यहां तक ही नहीं, ये बात भी कहा गया तब हो सकता है कि इस एग्जाम को 2 टायर में लिया जाए। और इसका जो पहला टायर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पीटी। और इसका जो दूसरा टायर होगा वो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मेंस। क्या बोलेंगे, मेंस। अभी जो हम आप लोग को सिलेबस बोले हैं ये पूरा का पूरा सिलेबस किसका है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस सर आपको किसका है, तो ये आपका पीटी का है। किसका है, ये आपका पीटी का है। और इसमें क्या कहा गया, इसमें ये बात कहा गया कि जितना विद्यार्थी का हमको रिजल्ट लेना है, रिजल्ट का इसका मतलब क्या होता है, जैसे क्या मान लीजिए सर अगर आपसे बात करें कि सर कितना विद्यार्थी का पद लेना है, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर जो है कहा गया कि 11,098 जो है हमको विद्यार्थी को लेना है। तो
तो इसका मतलब कहा गया कि इसमें जितना भी विद्यार्थी लेना इसका 5 गुना बच्चा का क्या करेंगे, रिजल्ट दिया जाएगा पीटी में। इसका मतलब अगर 11,098 विद्यार्थी है तो एटलीस्ट 55,500 मतलब 11 गुना 5, अगर आप इंडायरेक्टली कितना 55,000, इसका मतलब आपको मेंस के लिए ऑलमोस्ट कितना रिजल्ट देना है, तो आप बोल सकते हैं कि सर हमको 55,000 से ऊपर रिजल्ट देना है। क्या करना है, रिजल्ट। इसका मतलब ये बात आपको याद रखिएगा, कितना गुना, 55 गुना, मतलब सर 5 गुना ज्यादा रिजल्ट आपको किसके लिए देना है, मेंस के लिए देना है। और फिर मेंस का एग्जाम होगा और उसी के बेसिस पर क्या होगा, आपका जो होगा वो बहाली होने वाला है। कोई दिक्कत है? अब आप बोलेंगे सर नहीं, याद रखिएगा एग्जाम का नेचर कैसा होगा, एमसीक्यू। अगर 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म को भरता है तो क्या होगा, मोर देन 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा, पीटी और मेंस में एग्जाम होगा, और जितना भी विद्यार्थी को लेना है उसका 5 गुना रिजल्ट मेंस के लिए दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब आगे हम बात करते हैं कि सर एक बात हमको बताइए कि इसके लिए क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइंग मार्क क्या रहने वाला है। देखिए अगर हम क्वालिफाइंग मार्क की बात करते हैं तो याद रखना है कि किसी भी जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% नंबर लाना जरूरी है। अगर आप 40% से कम नंबर लाते हैं तो याद रखिए आप इस एग्जाम में फेल है। तो फिर एक सवाल आता है, सर क्या अगर हम क्वालिफाइंग मार्क ले आते हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हम बोले देखिए आप सिलेक्शन तो कभी नहीं होगा, ये बात तो फिक्स करके रख लीजिए, लेकिन हाँ आप अपने आप को कभी ये कह पाएंगे कि हम भविष्य में कभी एसएससी का एग्जाम दिए थे ना, तो हम जो है उस एग्जाम को पास किए थे। मतलब सिर्फ पास कर जाइएगा, इस पर नौकरी नहीं होने वाला। इसीलिए कहते हैं कि क्वालिफिकेशन में जो मिनिमम मार्किंग है वो जनरल के लिए कितना परसेंट है, 40%, और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, तो इसके लिए है सर 35.5%। और अगर सर हम बात करें आपसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, तो इसके लिए है 34%। कितना परसेंट, 34%। इसका मतलब अगर 100 का एग्जाम होगा उसमें अगर आप 34 नंबर ले आते हैं तो आप इस एग्जाम को क्या कर लिए, पास कर लिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना परसेंट लाना है, इसके लिए लाना सर आपको 32%। और अगर आपको महिला, सभी वर्ग, महिला चाहे वो महिला एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, सभी महिला के लिए सर कितना परसेंट चाहिए आपको, मात्र और मात्र क्वालिफाइंग मार्क चाहिए 32%। और दिव्यांग सभी वर्ग, कोई भी वर्ग का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसके लिए भी कितना परसेंट मार्क चाहिए, उसके लिए भी पास करने के लिए मात्र और मात्र 32% मार्क चाहिए। कोई दिक्कत है? ये आपका क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। अब सर इसके बारे में किसके बारे में बात करते हैं कि सर एग्जाम का लोकेशन क्या रहेगा। एग्जाम लोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या होता है कि सर कौन से सेंटर पर एग्जाम होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये एग्जाम ले कौन रहा है, बिहार एसएससी। तो जब सर बिहार एसएससी इस एग्जाम को ले रहा है तो इसका मतलब सर ये एग्जाम का लोकेशन भी कहां पर होगा, बिहार में होगा। अब सर एक बात और भी है, जब सर 40,000 से ऊपर विद्यार्थी, जैसा कि हम अपना अनुमान लगा रहे हैं कि मिनिमम कम से कम 20 लाख विद्यार्थी जो है इसको एग्जाम को फॉर्म भरेगा, तो सर क्या बताइए बिहार एग्जाम के लिए या बिहार के सर सेंटर के लिए क्या इतना ऐसा पॉसिबल है कि वो कभी भी जो है सर यहाँ के इस एग्जाम को जो है सर वो ऑनलाइन ले ले? तो आप बोलेंगे सर कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो ऑनलाइन एग्जाम ले ले। इसका मतलब सर एसएससी का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है, इसका जो मतलब एग्जाम होगा, होता है ना कि सर वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो हमको 99 नहीं, हमको सर 100% लगता है, क्योंकि ये कहीं पर भी निश्चित नहीं किया गया, लेकिन हम आपको अपने अनुमान से कहते हैं कि हमें 100% लगता है कि आपका ये एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। लेकिन मे भी हो सकता है कि भविष्य में ऑनलाइन हो जाए, लेकिन उसका चांस 0.011% है। इसलिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि आप सिंपल सा सोचो कि सर बिहार का एग्जाम है, होगा एग्जाम बिहार में, जब ये एग्जाम बिहार में होगा तो सर बिहार सरकार के पास में इतना तो सेंटर नहीं है कि वो जो है ना इस एग्जाम को क्या कर ले, ऑनलाइन करवा ले। इसलिए एसएससी का ये जो एग्जाम होगा ये ऑफलाइन होने की 100% संभावना है। अगला बात सर जी, फॉर्म जो भरेंगे इसमें तो बहुत सारा सर सीट है, तो क्या हम एक सीट के लिए सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं या एक से ज्यादा के लिए? आप मोर देन 1 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, एक से ज्यादा सीट के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एक बार फॉर्म को फिल करके उसको आप सबमिट कर दिए तो दोबारा आपको उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। चाहे अगर आप अपने नाम को गलत फलत भी भर दिए हैं तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब आप फॉर्म को भरिएगा मेरे दोस्त तो याद रखिएगा कि किसी भी तरह का गलती नहीं हो, और फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार नहीं, कम से कम फॉर्म को 3 बार देख लीजिएगा, तब उसको सबमिट कीजिए, मतलब कोई भी सुधार नहीं होगी। दूसरा बात, आप जो भी फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में जो आप अपना नाम देंगे, अपने पिता का नाम देंगे, अपने माता का नाम देंगे, अपने स्कूल का नाम देंगे, अपने गांव का नाम देंगे, सारे के सारे इंफॉर्मेशन वो किसके अनुसार देंगे, अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट। क्या बोलेंगे, आपके जो 10th के मार्कशीट पर डिटेल्ड होगा उसी डिटेल के अनुसार क्या करेंगे, आप फॉर्म को फिल करना। कोई दिक्कत है? चलिए अब सर हम आगे बात करते हैं कि भैया देखिए साइन की बात करते हैं, तो साइन आपको किस में डालना है, तो साइन आपको सर हिंदी में भी डालना है और आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी डालना है।
अगर इसके बाद सर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना फॉर्म भरने वक्त में, आपको ईमेल आईडी। देखिए आप अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी वही वाला डाले जो परमानेंट हो, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। अगली बात सर, बहुत बच्चा के दिमाग में करना होगा सर टाइपिंग क्या होगा। तो देखिए टाइपिंग जो होता है ना, ये रिक्वायर्ड है एज पर डिफरेंट पोस्ट। आपको मालूम है कि सर इसमें बहुत सारा पोस्ट है, लगभग 15 से 20 पोस्ट है। तो 15 से 20 में से सभी के सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग जरूरी नहीं है। क्या है, सभी के सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग जरूरी नहीं। जैसे सर आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पद किसके लिए है, वो है पंचायत सचिव के लिए, और किसके लिए है सर, राजस्व कर्मचारी के लिए। यही दो को मिला करके लगभग 7,000 पद जो है 11,000 में सर लगभग 7,000 पद तो यही दो पर है, पंचायत सचिव में और राजस्व कर्मचारी में। और ये दोनों के दोनों पद में क्या है, क्या सर, टाइपिंग जरूरी है। इसका मतलब सर याद रखेगा कि प्रत्येक पोस्ट के लिए टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग की आवश्यकता है। तो किसी में सर हिंदी की टाइपिंग की आवश्यकता है, तो किसी में इंग्लिश की टाइपिंग की आवश्यकता है। सुना क्या? चलिए अब हम सर आगे आपको देखते हैं। इसका मतलब ये भी आपको समझ आ गया होगा। दूसरा, लेकिन एक बात समझ में रखना कि बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज सभी को होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर मतलब क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, कॉपी पेस्ट क्या होता है, ये सब चीज का जानकारी होना चाहिए। अब बहुत बच्चा के पास में ऐसा एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर कंप्यूटर का डिग्री भी चाहिए क्या। भैया कंप्यूटर की डिग्री की कहीं पर डिमांड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपके बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज का क्या होगा, टेस्ट किया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी कहना होगा कि सर हमारा तो सब सब्जेक्ट सही है, लेकिन सर मेरा तो बेसिक कंप्यूटर खराब है। अरे भैया बेसिक कंप्यूटर को मजबूत करना 1 महीना का काम है। अगर आप 25 से 30 दिन 2 घंटा करके कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर संस्थान में जाते हैं और आप उसको बोलते हैं कि भैया हमको बेसिक कंप्यूटर में एडवांस कर दीजिए, तो वो आपको आराम से कर देगा। 1,000-1,500 रुपया लेगा, इजीली कर देगा आपको। इसके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। हाँ, मगर याद रखिए अगर किसी बच्चा को किसी भी ऐसे पोस्ट पर फॉर्म भरना है जहां पर टाइपिंग की आवश्यकता है, तो मेरे दोस्त आप अभी से टाइपिंग के लिए लग जाइए, क्योंकि अगर आप 1 से 2 घंटा प्रतिदिन टाइपिंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको अपने टाइपिंग को बनाने में 6 से 8 महीना तो लगेगा ही लगेगा। 6 महीना तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो बच्चा टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आप जो है बेहतरीन और अच्छे तरीके से क्या कीजिए, फॉर्म भरिए। और दूसरी बात, इस बात को भी आप समझ लीजिए कि प्रत्येक पोस्ट पर टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है, और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश ये भी सर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज पर क्या है, डिमांड है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आपको बतलाते हैं कि सर इसमें क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस कितना होगा। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है, इसमें 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि सर टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 600 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का, 600 नंबर का एग्जाम होगा। फिर दूसरा बच्चा के दिमाग में सवाल आएगा, सर क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। सर क्या बतलाइए इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हम बोलेंगे भैया बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन गलत होने पर आपका क्या होगा, 1 मार्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो इसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर। अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया, इसके बदला मतलब क्या होगा, इस ओरिजिनल नंबर में से भी आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या होगा, ये कट जाएगा। इसका मतलब ये होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। टोटल 600 मार्क का एग्जाम होगा। सर एक बात बताइए, इस एग्जाम को देने के लिए आपको कितना घंटा का टाइम मिलेगा। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है, इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो टाइम कितना का होगा, वो होगा 2 आवर 15 मिनट। कितना, 2 घंटा 15 मिनट का क्या होगा सर, आपको इसके लिए क्या होगा, टाइम मिलेगा। कितना, 2 घंटा 15 मिनट का क्या होगा, आपको इसलिए टाइम मिलेगा। अगला सवाल, सर ये जो एग्जाम होगा, सर इस एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा उसका मीडियम क्या होगा। तो मेरे दोस्त याद रखना, इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस होगा उसका मीडियम क्या होगा, उसका मीडियम हिंदी भी होगा और उसका मीडियम क्या होगा, इंग्लिश भी होगा। लेकिन आपको यहां से एक बात याद रखना, अगर कोई क्वेश्चंस में किसी तरह का प्रकार का कंफ्यूजन रहता है या गलती पाया जाता है, तो उस कंडीशन पे अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम का वो क्वेश्चन सही है, तो उस क्वेश्चन को सही माना जाएगा। मतलब क्या हो गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस है, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का अगर हिंदी में कोई दिक्कत हो जाता है, अगर इंग्लिश का क्वेश्चन सही है, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, वो मान्य होगा। क्या होगा, वो क्वेश्चन मान्य होगा। कोई दिक्कत है। तो यहां तक आपको क्या करना है, ये सारे के सारे बात को ध्यान रखना। सर फिर एक बात, सर इसके लिए पद कितना है, कितना पद पर जो है ये वैकेंसी आ रहा है। तो भैया बहुत सारा पद है, मतलब 11,098। ये बहुत पद होता है सर। लगभग आप बोल सकते हैं सर 11,098 पद जो है, इस पद के लिए क्या आ रहा है, आपको वैकेंसी आ रहा है। क्या आ रहा है, आपको वैकेंसी आ रहा है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं।
इसके बाद में हम एक दो जानकारी आपको और दे देते हैं जो आपके लिए क्या होगा, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। क्या होगा जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। देखिए वो जानकारी क्या है सर, फॉर्म अगर आप एक बार भर देंगे तो कोई सुधार नहीं होगा। दूसरा, जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो 10th के मार्कशीट पर करेंगे। दूसरा, इस एग्जाम में भी जो आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, लाइव फोटो देना पड़ेगा। लाइव जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे उस वक्त में आप वहां पर होना चाहिए, आपका वेबकैम के थ्रू क्या होगा, लाइव फोटो जो होगा वो अपलोड होगा और आपका साइन हिंदी इंग्लिश दोनों में जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो भी क्या होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए। ठीक ना। अब देखिए यहां तक तो हम आपको सारे के सारा इंफॉर्मेशन जो भी था वो हम आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग क्या किए हैं, बतला दिए हैं। ठीक ना। अब यहां पर आज हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है सूचना आपके लिए देना चाह रहे हैं और ये सूचना यही है मेरे दोस्त, जो आपको क्या करना है, समझना है। हम जो है अपने YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है आपको ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म, इसी चैनल के माध्यम से हम आप सभी SSC 10+2 कैंडिडेट के लिए जो है बिल्कुल फ्री बैच लाने वाले हैं और वो बैच प्रत्येक दिन आपका रहेगा। और यहां पर हम आपको कंप्लीट जो SSC का सिलेबस है उस सिलेबस को कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम ही नहीं, हम जितना भी GS वाला पोर्शन होगा वो सारे के सारे पोर्शन को हम आपको कवर अप करेंगे और जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन होगा वो सारे के सारे पोर्शन जो है वो सौरभ सर करेंगे। ठीक ना। सौरभ सर का यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस दिन से आपका ये बैच स्टार्ट होगा उसी दिन से सौरभ सर का वीडियो भी आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, लाइव हो जाएगा। और आप वीडियो को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में आपको खुद से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपके लेवल पर है या वो नहीं है। ठीक ना। और ये जो बैच आपके लिए हम बता रहे हैं, ये बैच आपका जिस दिन से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा उसके अगले दिन से ये बैच क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और मेरे दोस्त अभी मेरा इतना सब्सक्राइबर नहीं है कि हम आपके लिए लाइव आ सकते हैं। ठीक ना। तो जब तक हम सब्सक्राइबर उतना नहीं पूरा लेते हैं तब तक हम आपके सामने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएंगे और ये आपका काम है कि आप जितना जल्दी उस सब्सक्राइबर तक पहुंचाए हमको कि हम जो है YouTube पर क्या हो सके, लाइव आ सके। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 28 तारीख से आपका SSC 10+2 लेवल का बैच जो है आ रहा है, तो प्लीज आप इस बैच को देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये बैच आपके लिए बहुत क्या होगा, मददगार होगा, जो आपको क्या करेगा, आपके मंजिल और आपके मुकाम तक पहुंचाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्त, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।